मेटल्स पढ़ रहे हैं हम, और अब तक हमने जाना कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और बीच में कुछ मेटलॉइड्स में विभाजित किया है, वर्गीकरण किया है इनका। और हमने ये भी जाना कि वो कौन से भौतिक और यांत्रिक गुण हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल्स से डिफर करते हैं, अलग करते हैं। मेटल्स मतलब धातु, नॉन मेटल्स मतलब अधातु। ओके, आज का हमारे इस वीडियो का फोकस रहेगा मेटल्स पर। हमने मेटल्स को दो वर्गीकरण किए, एक को कहा फेरस, फेरस मतलब लोहा, लोह धातु, और नॉन फेरस मतलब अलोह धातु। इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। फेरस धातुओं में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, नॉन फेरस धातुओं में लोहा मिसिंग होता है। और दूसरा डिफरेंस है इनके कलर में। फेरस धातु जितने भी होंगे वो भूरे या ब्लैकिश कलर के होंगे, और नॉन फेरस धातु कई कलर्स में होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, एल्युमिनियम, उनके अपने कलर्स होते हैं। ये अधिकतर ब्लैक और ब्राउन में होंगे आपके लोह धातु। तीसरा डिफरेंस है जो लोहे और लोहे से बने हुए धातु हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो अलोह धातु हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स लोह धातुओं से थोड़े कम होते हैं। चौथा बिंदु है लोह धातु में जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, जबकि अलोह धातु में आमतौर पर जंग नहीं लगता है। पांचवा डिफरेंस, लोह धातुओं को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मतलब उनमें चुंबकीय गुण होते हैं। नॉन मेटल धातु चुंबक से प्रभावित नहीं होते हैं। और अंतिम इनका डिफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि लोह धातु ठंडी अवस्था में ब्रिटल यानी कि भंगुर होते हैं, जबकि नॉन फेरस धातु गर्म अवस्था में ब्रिटल होते हैं। ये हैं इनके डिफरेंस। ये समझने के बाद अब अगला सवाल ये उठता है कि ये धातु हमें मिलते कैसे हैं। ज़मीन में से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, राइट। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज़मीन से खोदें और वहाँ से हमें लोहे की एक प्लेट मिल जाए या सोना मिल जाए। ऐसे नहीं होते, ये अपने ओर्स में मिलते हैं। ओर्स मतलब अयस्क, उसको हिंदी में कहते हैं। ये अपने ओर्स में मिलते हैं। और ये ओर्स क्या हैं? ये ओर्स हैं धातु ऐसे प्योर अवस्था में नहीं मिलते हैं। धातु मिलते हैं किसी केमिकल अवस्था में, मतलब कंबाइंड अवस्था में, किसी केमिकल के फॉर्म में मिलते हैं। वो केमिकल ऑक्साइड हो सकता है उस धातु का, जैसे आयरन का जो ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड हो सकता है। या फिर ये मिलते हैं किसी सॉल्ट के रूप में, सल्फाइड के रूप में मिल सकते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड आपको ओ है एक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो अब आपके सामने एक टेबल में ले आता हूं, उसमें मुख्य मेटल्स और मेटल्स के जो ओर्स होते हैं उनका विवरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट को अपने पास सेव रखिए। हमने लोह धातु को अलग क्यों किया? बाकी सारे पीरियोडिक टेबल के जो धातु हैं उनको हमने अलोह धातु कह दिया, और सिर्फ लोह धातु को अलग क्यों कह दिया? इसलिए क्योंकि लोहा पहली बात तो बहुत मात्रा में उपलब्ध है हमारी प्रकृति में, हमारी ज़मीन में। आप ये बात भी समझ जाएंगे कि जो चीज़ बहुत मात्रा में अवेलेबल होती है वो सस्ती भी होती है। आपका लोहा 1 किलो आपकी दाल से भी सस्ता है। 1 किलो दाल महंगी है, 1 किलो लोहा सस्ता है। इतना सस्ता है ये मेटल। और सबसे बड़ा जो बात है जिसकी वजह से हमने लोह धातु को अलग किया, वो ये है कि इसमें यांत्रिक और भौतिक गुण वो होते हैं जो हमें किसी मशीन, किसी इक्विपमेंट को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, इसमें टफनेस बहुत अच्छी होती है, हार्डनेस होती है, डक्टिलिटी होती है, मेलिबिलिटी होती है। तो हम इससे बहुत सारे लोहे के प्रकार बना सकते हैं, जिसमें एलॉय भी आते हैं। और उसमें से एक सबसे पॉपुलर एलॉय जिसको आप सब ने सुना होगा, उसको कहते हैं स्टील। स्टील जिसको हिंदी में इस्पात कहते हैं। तो ये भी लोहे का ही एलॉय है, क्योंकि हम लोहे से बहुत सारे स्टील, उन स्टील से बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं।
इसलिए हमने इसको अलग समझने के लिए इसको अलग वर्गीकरण कर लिया। जितने भी हम आइटम बनाने की कोशिश करते हैं वो हमें सस्ते और मजबूत बनाने होते हैं, और लोहा एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास। इसलिए हम लोहे का वर्गीकरण अलग कर दिया। वो धातु जिनमें लोहा की मात्रा ज़्यादा है या लोहे से जो बनते हैं, एलॉय धातु या और भी किस्म के लोहे हैं जिसमें कास्ट आयरन है और रॉट आयरन है, इन सबको हम अलग एक वर्गीकरण कर दिया और बाकी सारे धातुओं को हमने अलग से वर्गीकरण कर लिया। होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें प्रकृति से ओर मिलते हैं, ओर से वो मेटल्स होते हैं, पर वो मेटल्स इस अवस्था में, इस शक्ल में हमारे सामने कैसे आते हैं। एक प्रोडक्शन का एक तरीका होता होगा ना मेटल्स को बनाने का, उसके बारे में समझते हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए बड़ा भी है। हम शुरुआत करते हैं आयरन से, और लगभग बाकी सारे फेरस और नॉन फेरस मेटल्स जो हैं इसी तरीके से, लगभग इसी तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। और से हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो हम लोहे का एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी लोहे खदानों से आयरन ओर को निकाला जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से, वो जो अर्थ डिगिंग मशीन्स होती हैं उनसे, और ट्रकों से, और आपके रेलगाड़ियों से, उन सबको पहुंचाया जाता है उस जगह जहां पर इसको मेटल बनाया जाएगा। वहां पर लगी होती है एक ब्लास्ट फर्नेस। वो ब्लास्ट फर्नेस बहुत बड़ी कोई चीज़ है, लगभग 10 से 15 मीटर का उसका डायमीटर होता है, और उसकी ऊंचाई 35 मीटर तक हो सकती है। वो दिन रात चलती है, सालों साल चलती है, जब तक कि उसकी ब्रिक लाइनिंग को, जो उसकी लाइनिंग है जो उसको हीट को बाहर नहीं आने देती है और उस पूरी भट्टी को बचा के रखती है, जब तक उसमें रिपेयर की ज़रूरत ना हो तब तक वो लगातार चलती है, दिन रात चलती है। तो अगर इतनी बड़ी भट्टी फर्नेस लगातार चलनी होगी तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए जो कच्चा माल है, जिसमें आयरन ओर है, कैल्शियम कार्बोनेट है और आपका कोक है, इसके भी बड़े बड़े भंडार होते हैं। रेलगाड़ियों से वहीं उतरते हैं। ये इतना बड़ा प्लांट होता है कि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इंडिया में लगभग 26 ब्लास्ट फर्नेस हैं, जिसमें से ज़्यादातर सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, एसआर हैं, जिंदल और टाटा, ये मेजर प्लेयर हैं। और ये अधिकतर जो ब्लास्ट फर्नेस है ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार के उस इलाके में है जहाँ पर हमारे पास लोहे की खानें ज़्यादा हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं कि हम ब्लास्ट फर्नेस से, आयरन ओर से लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। इस डायग्राम में आप सबसे ऊपर देखेंगे थ्रोट लिखा हुआ है। थ्रोट, जो सबसे इसका छोटा किनारा होता है उसको हम थ्रोट कहते हैं। उस थ्रोट में लगी होती है एक फीडिंग मैकेनिज्म, जहाँ से ये माल इसके अंदर भरा जाएगा। वहाँ लगी होती है एक बेल कोन, वो बेल नीचे आती है और सारा का सारा चार्ज नीचे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस भट्टी में एक के बाद एक लेयर्स लगाते हैं। आयरन ओर, जो आयरन का ओर है जिससे हमें मेटल मिलने वाला है, कोयला, और इनके बीच में फ्लक्स, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये फ्लक्स क्या चीज़ है, पहले मैं इसको, कोयला तो आपको समझ में आ गया, कोक से तो जलेगा और उसको पिघलाएगा। आयरन ओर में से तो वो मेटल मिलने वाला है। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाला, ये फ्लक्स क्या चीज़ है, ये फ्लक्स क्या करता है, आयरन ओर का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर को डाउन कर देता है, और पिघली हुई अवस्था में इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, मिट्टी है, सिलिका है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज है, इन सब चीज़ों को, जो अर्थ के साथ निकला था, इस आयरन ओर में निकला था, कार्बन है, इन सबको अपने साथ पिघली हुई अवस्था में मिला के और हल्के होने की वजह से ऊपर तैरा देता है। उसको स्लैग कहते हैं इंग्लिश में। उस स्लैग को ऊपर से हटा दिया जाता है, तो नीचे हमारे पास प्योर मोल्टन मेटल, यानी कि पिघली हुई अवस्था में मेटल मिलता है। वो कहाँ मिलता है, सबसे नीचे आप देख रहे हैं दो टैप निकालने के दो रास्ते दिखाई दे रखे हैं। ऊपर से स्लैग निकलता है जो पिघली हुई अवस्था में हल्का होने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलके कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं
उनको अलग कर दिया जाता है और बाकी हमारे पास बचता है आपका मोल्टन मेटल, पिघला हुआ मेटल। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें जो रेशो रखा जाता है 2, 4 और 1 का रखा जाता है। 2 हिस्से आयरन ओर के होंगे, उससे दुगना कोक इस्तेमाल होगा और 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होगा। 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट, 2 पार्ट आयरन ओर और 4 पार्ट कोक। जब ये सारा चार्ज हमने इसमें डाल दिया, फिर ये जो आपको टायर्स दिखाई दे रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये एयर के अंदर जाने के पाइप हैं। एक हेडर लगा होता है, उस हेडर में पीछे से गर्म एयर और ऑक्सीजन आएगी और उस ऑक्सीजन और एयर के गर्म ऑक्सीजन और एयर के ब्लास्ट को हम इस भट्टी के अंदर डालते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस है। ये एयर, पीछे एयर हीटर लगे होंगे, बड़े बड़े एयर हीटर लगे होते हैं, वहाँ पर ये गैस गर्म होती हैं और गर्म होने के बाद तब हम उसको इस बड़े बड़े ब्लोअर से इस भट्टी के अंदर डालते हैं। उस गर्म एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अंदर का कोयला ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है, मतलब वो जलने लगता है और वो अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट और इस आयरन ओर को पिघला देता है। पिघल के वो नीचे गिरता रहता है, नीचे इकट्ठा होता रहता है, यहाँ पर हर्थ में, इसको हर्थ कहते हैं। और ऊपर से हम उतना ही लगातार चार्ज ऐसे ही बेड में, पहले कोयला डाल दिया, फिर कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, फिर आयरन ओर डाल दिया, फिर कोयला डाल दिया, ऐसे ही हम ऊपर से डालते रहते हैं। ये भट्टियाँ एक दिन में लगभग 10,000 टन मेटल प्रोड्यूस कर सकती हैं और छोटी भट्टी 600 मैट्रिक टन तक होती हैं। इसके अलावा भी छोटी भट्टियाँ होती हैं जो स्टील वगैरह बनाने के काम आती हैं, उनको इलेक्ट्रिक फर्नेस हो सकती हैं, ओपन हर्थ फर्नेस हो सकती हैं, कन्वर्टर कहते हैं हम उनको, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ब्लास्ट फर्नेस ये है, यहाँ से हमें मिला पहला आयरन धातु जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें मिलता है, इसको हम कहते हैं पिग आयरन। और इसमें बहुत सारी अभी इम्प्योरिटीज़ होंगी, लगभग 5% इसमें कार्बन इम्प्योरिटी के तौर पे रहता है। इसके अलावा सिलिकॉन इसमें होगा, मैंगनीज इसमें होगा, सल्फर और फास्फोरस भी छोटी छोटी मात्राओं में इसमें रहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होता है, आम तौर पे हम सीधा इसको किसी मशीन को बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें वो यांत्रिक गुण नहीं होते। पिग आयरन की बात कर रहा हूँ। इस पिग आयरन को प्रयोग करके हम कास्ट आयरन बना सकते हैं, रॉट आयरन बना सकते हैं और बहुत तरीके की स्टील बना सकते हैं। आमतौर पे ये पिग आयरन हम रॉट आयरन और स्टील बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन को बनाने के लिए तो हम स्क्रैप को इस्तेमाल कर लेते हैं। कास्ट आयरन के टूटे हुए स्क्रैप को खरीद लिया जाता है और एक और भट्टी होती है जो इसी जैसी होती है, छोटी होती है इससे थोड़ी सी, उसको कपूला फर्नेस कहते हैं। उसमें डाल के हम कास्ट आयरन बना देते हैं और वो कपूला फर्नेस लगातार नहीं चलती है, जब आवश्यकता होती है तब चला लेते हैं हम उसको। तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्शन का हमने एक तरीका समझा कि कैसे हमें ओर से मोल्टन मेटल यानी कि धातु प्राप्त होती है। यही तरीका लगभग सभी फेरस और नॉन फेरस धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी।